खैर, राजेश पलविया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सेस सिक्योरिटी से, उनसे करते हैं बातचीत। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लोजिंग सर 17,800 के ऊपर या 17,800 के नीचे, आपके पास समय है 1.25 घंटा। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में 17,800 17,770 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है। हमें लगता है कि क्लोजिंग 17,800 के ऊपर ही होगी। जरूर हायर साइड से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन जो गैप फॉर्मेशन हमने देखे थे पिछले दिनों में, वो गैप अभी भी इंटेक्ट है। वो ये दर्शाता है कि ये गैप अगर नहीं भरती है तो यहाँ से वापस से मार्केट हायर साइड की तरफ मूव करते हुए देखने को मिल सकता है। तो अभी हम यहाँ पे जो सजेस्ट कर रहे हैं वो हम स्टॉप लॉस दे रहे हैं करीब 17,760 के आसपास निफ्टी स्पॉट पे, और अपसाइड में हमें लगता है वापस से यहाँ से पुल बैक एक्शन बनते हुए दिखना चाहिए, और जो कि वापस निफ्टी को 17,880 से 17,950 की तरफ बिल्कुल लेके जा सकता है। जरूर कल के सेशन में एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो हायर साइड पे 18,000, 18,100, 18,200 ये स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स ने काफी अपना राइटिंग पोजीशन बनाया, तो ये जरूर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन पे ये रेजिस्टेंस के जैसा काम करते हुए दिखेगा। और हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा 17,800 से लेके 17,950, ये एक रेंज में हमें लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट मूव होता हुआ दिखेगा। ब्रॉड बेस्ड मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है, तो हमें लगता है मार्केट में देखिए कॉन्फिडेंस तो वापस लौटा है जब से हम 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और जब से HDFC का जो मर्जर अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद से काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है मार्केट में। तो हमें लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, 17,760 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है। मैं खैर आपके ट्रेडिंग कॉल्स लूँ इससे पहले एक सेगमेंट जरूर दिखाना चाहूंगा। कल दिन था पावर का, आज दिन है मेटल्स का। आप कोई भी मेटल कंपनी उठा के देखिए, दिखाइए एक बार जरा नाल्को, दिखाइए एक बार जरा वेदांता, दिखाइए एक बार जरा सेल, टाटा स्टील, सारी की सारी कंपनीज बकायदा डे हाइस पे। और अभी जो लास्ट का मोमेंटम है ना, ये बिल्कुल साफ बताता है कि इंस्टीट्यूशनल ने ठाना हुआ है कि एक सेक्टर को पकड़ो, उस सेक्टर से अच्छी कंपनीज को छांटो, और बाद में प्राइस मत देखो, सिर्फ बटन दबाते जाओ बाय करने का। अब नाल्को, सेल, वेदांता, टाटा स्टील, ये सब के सब कंपनीज ऑलमोस्ट यही दर्शा रही हैं। आप इनका वॉल्यूम चेक कीजिए, कोशिश करेंगे हमारे प्रोड्यूसर्स आपको वॉल्यूम वाला चार्ट भी दिखाएं, तो आपको उससे और क्लियर होगा कितनी ज़बरदस्त मूव इसमें आता है। खैर राजेश सर, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? तो देखिए डिम्पी जी, पहला स्टॉक तो मेरा रहेगा वो कंटेनर कॉर्प रहेगा, कॉनकॉर। ये स्टॉक में जिस तरीके से 700 रुपए के ऊपर अब ब्रेकआउट हुए, स्टॉक में जो एक करेक्शन था वो कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है। कल के सेशन में भी अच्छा एक्यूमुलेशन था, आज फॉलो अप बाइंग एक्शन है, तो हमें लग रहा है कंटेनर कॉर्प को यहाँ पे बिल्कुल बाय करना चाहिए। 745 750 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। 695 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो जो दूसरा स्टॉक है आपने जो जिक्र किया अभी मेटल स्पेस में, उसमें हम कंटिन्यूसली सेल पे अपना बाय व्यू बनाए हुए। हमने पहले भी आपके माध्यम से ये स्टॉक को 101 102 के आसपास बाय रिकमेंडेशन दी थी, और अप्रैल का कॉल ऑप्शन 100 रुपीज के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन भी एक शो में हमने मेंशन किया था कि बाय करके रखें। अभी भी हम यहाँ पे सेल पे बुलिश है। जिस तरीके के सेटअप बने हुए 118 से 120 तक के टारगेट हमें लगता है सेल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आते हुए दिख सकते हैं। 106 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। और जो तीसरा स्टॉक है वो कैश सेगमेंट से, और उसमें फार्मा स्टॉक्स में हमें एफडीसी का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से एफडीसी में बाइंग इंटरेस्ट बना है, लोअर साइड से करेक्शन के बाद जिस तरीके के रिवर्सल वीकली सेटअप पे यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। थोड़ा सा पोजिशनल रखना होगा। 295 से 300 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है एफडीसी में आते हुए दिख सकते हैं, तो 276 का स्टॉप लॉस रख के एफडीसी पे भी बाय करने की सलाह है। ऑलराइट, तो ये दो स्टॉक्स पे बाय करने की सलाह दे रहे हैं हमारे को राजेश। और अब एक स्पेशल डिस्कशन पावर स्पेस पर हमारे साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा पावर स्पेस बजिंग है, तो हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट आज बने हुए हैं। हमारे साथ हैं प्राइवेट इन्वेस्टर हैं तारिक हुसैन, और साथ ही हमारे साथ इलारा कैपिटल के वीपी रुपेश आंके भी हैं। जेंटलमैन, बोथ ऑफ यू, वेलकम टू 18 आवर्स प्रदेश। इस खास डिस्कशन में, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आज पावर स्पेस में आप कोई भी ले लें, चाहे वो जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो या फाइनेंसिंग हो, सारा स्पेस बजिंग है। और ना सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से जुड़े हुए
वाइट गुड स्पेस, उनमें भी एक अच्छी अप मूव है, अच्छी खासी अप मूव है। मेरा सवाल पहले आपसे होगा रुपेश, क्योंकि ये स्पेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर ओन तो था, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ बस की बात की जा रही है, बड़ा ट्रिगर है कि शायद इस साल रिकॉर्ड लेवल पर गर्मियां होंगी, उसके पावर कंजम्पशन, पावर डिमांड ज्यादा होगी। और दूसरी बात है, बड़ी एक रीजन है कि एक कैबिनेट की अप्रूवल आनी है मेगा पावर पॉलिसी पर भी। आप क्या व्यू बना रहे हैं इस वक्त स्पेस पर? या गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली जो पावर में अगर आप लास्ट 2-3 महीने में देखेंगे तो पावर जनरेशन और डिमांड में काफी अच्छा ग्रोथ आई है। जो थोड़ा सा स्लगिश था, जो अक्टूबर नवंबर में थोड़ा स्लगिश था, लेकिन लास्ट 2 महीने से हम देख रहे हैं कि 9 to 10% का ग्रोथ दिख रहा है और नेक्स्ट 2-3 महीने तक ये कंटिन्यू रहेगा। और अगर बात करते तो और आरई का जनरेशन काफी नीचे है और बाकी जनरेशन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो कन्वेंशनल प्लेयर है, जो कोल बेस्ड रिलेटेड है, उस कंपनीज का जनरेशन और पीएलएफ में अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा और उससे उनको ज्यादा अच्छा इंसेंटिव्स और उनको जो अदर इनकम मिलता है वो मिलेगा, तो उसका अर्निंग अच्छा आ सकता है। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट बना है पावर सेक्टर में, जो भी कैबिनेट में जो अमेंडमेंट 2003 एक्ट का है, अभी मेगा पॉलिसी एक्सटेंड किया है और सीआरसी ने भी काफी अच्छे मूव्स लिए, तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्पेस एसेट है और जो कन्वेंशनल प्लेयर्स है उनको बेनिफिट रहेगा नेक्स्ट 2-3 साल तक। ओके, ठीक है। तारिक, ये आपसे क्वेश्चन होगा। बीच में हमने देखा था कि जब पावर कंजम्पशन एकदम से बढ़ गया था तो कोयले की स्केर्सिटी हो गई थी, और ये रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि आप एक दिन में बढ़ा नहीं सकते, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते नहीं है। गवर्नमेंट ने थोड़ा प्री प्लान किया हुआ है इस बार कि अगर पावर शूट अप होगा तो हम प्रेफरेंशियल ऑर्डर में फिर से पावर कंपनीज को देंगे कोयला। ये सफिशिएंट है या फिर और कुछ करने की भी जरूरत है? गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सो इस सेक्टर में कोयला जैसे आपने मेंशन करा, तो अभी इसकी स्केर्सिटी है, बट शॉर्ट टर्म में व्हाट इज हैपनिंग कि जो कोयला का जो ट्रांसपोर्ट है, जो फ्रेट, वो अटका हुआ है। तो कोल इंडिया कैन नॉट ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग, और उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट भी जो हुआ है कोल के अंदर, बिकॉज रिन्यूएबल के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, तो 2017 से लेके इंडिया ने किसी भी मेजर प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर ने और जनरेटर ने कोल में इन्वेस्ट नहीं करा है। तो उसकी वजह से ये जो इंटरप्शन है डिमांड और सप्लाई की, ये रहेगी तब तक रिन्यूएबल काइंड ऑफ पावर में थोड़ा इंक्रीज करता है कैपेसिटी में। तो अगले 1-2 साल तक ये देयर विल बी पीरियड जो है कोयले की डिमांड सप्लाई थोड़ा रहेगी डिस्टर्बटेड। ठीक है। रुपेश, एक सवाल मेरा यह है कि अब ज़्यादातर जो पावर कंपनीज हैं वो डिस्कॉम के डेट से जुड़ी हुई थी। अब सरकार ने भी अब इससे पहले भी एक बार स्कीम लेके आके डिस्कॉम की फाइनेंशियल पोजीशंस को ठीक किया। अब आज ही हम देख रहे थे कि अडानी पावर को डिस्कॉम से अच्छी खासी रकम वापस से मिली है। ये पॉलिसी फ्रेमवर्क पे डिस्कॉम्स का कितना सरकार मैनेज कर लेगी? क्योंकि सरकार को ना 2 चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, एक तो एयर इंडिया परेशान करती थी, दूसरी पावर कंपनीज। वैसे अभी क्या है, पावर कंपनीज का जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है वो कम से कम 1,15,000 करोड़ के आसपास है, और हमें लगता है कि जो डिले होता है टैरिफ अप्रूवल में, उसके वजह से जो कॉस्ट इंक्रीज होता है वो फुल्ली पास ऑन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स को देखेंगे, जैसे यूपी के पास बहुत सारा पैसा था, वो उन लोग ने पेमेंट करना चालू कर दिया, तो खाली JNK का इश्यू अभी बाकी है। फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो 1 लाख के आसपास जो पावर ड्यूज है वो मैनेजेबल है, और आगे जाके जैसे रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो उनका बढ़ेगा स्टेट लेवल पे, तो ओवरऑल उनका पावर कॉस्ट भी कम होगा। तो आगे जाके हम देखते हैं कि जितना आरई का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, तो और सेक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स आ रहे हैं, जो पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं स्मार्ट मीटरिंग का, T&D लॉसेस कम करने का, और अगर रेगुलरली टैरिफ बढ़ता है और क्रॉप सब्सिडी चार्जेस भी कम होता है, तो मुझे लगता है ये सेक्टर काफी कमर्शियली वायबल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए स्टेट का रिस्पांस काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगता है सेंट्रल अभी काफी सारे स्कीम्स लेके आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, सो दैट दे विल एनकरेज और स्टेट गवर्नमेंट को और सेक्टर को फुल्ली कमर्शियली वायबल बनाएंगे। तो मुझे लगता है आगे जाके ये सेक्टर में काफी सारा डेवलपमेंट हो सकता है, जो सेक्टर के लिए काफी अच्छा हो। ऑलराइट, तारिक, आप तो इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टिंग माइंड से ही सोचते होंगे। हम तो इस स्पेस में आपके
कुछ सबसे प्रॉफिटेबल बेट्स क्या लगती हैं? ऑलरेडी हम देख रहे हैं अंडर परफॉर्मेंस थी, लेकिन अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों से सर्ज भी किया है, लेकिन अभी भी कहां पर आपको वैल्यूएशन में कंफर्ट दिखता है पावर स्पेस में, जहां आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग के अच्छे मौके बनेंगे? जी, सो प्राइवेट डिस्कॉम्स में ये अच्छा एरिया है इन्वेस्ट करने के लिए। मैं ज़्यादातर सेफ बेट्स लेता हूँ, जिससे कोई भी सेक्टर में कोई भी प्लेयर अच्छा करे तो, बट जैसे एक्सचेंज हो गया IEX, तो उसके अंदर कोई भी अगर रिन्यूएबल भी अच्छा करेगा तो भी IEX के पास मुनाफा आएगा, अगर प्राइवेट डिस्कॉम भी अच्छी करेगी तो भी IEX के इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स इंक्रीज करेंगे, तो वो काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी सेफ बेट एरिया है। और प्राइवेट डिस्कॉम्स कैन अच्छा कर सकते हैं, और स्मार्ट मीटरिंग बहुत लार्ज स्केल इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उसके अंदर एक दो स्मार्ट मीटरिंग प्लेयर्स हैं, वो भी थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। तो ये 3 एरियाज। ऑलराइट, ठीक है। तो ये सारे स्पेस हैं जहां पर तारिक को लगता है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टिंग के लिहाज से बनते हैं। रुपेश भी अपना व्यू दे रहे थे इस पूरा स्पेस पर कि किस तरह से पॉलिसी रिफॉर्म्स आ सकते हैं और कैसे स्टेट्स के लिए चैलेंज होगा रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने की यहाँ बात आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे साथ इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। चलिए वापस एक बार मार्केट्स पर लौटते हैं और हम देख रहे हैं कि 17,800 एक बार जरूर बाजार ने ब्रेक किया हो, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे साथ राजेश पालिविया हैं, बाजार में भले ही एक बार जरूर से ब्रेकडाउन किया हो, लेकिन जिस तरह से सेक्टर्स बजिंग है, स्टॉक्स बजिंग है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। राजेश, परसों तक हम काफी बुलिश बेट्स देख रहे थे आईटी स्पेस पर भी, लेकिन अभी जिस तरह से यूएस में भी नैस्डैक में भी सेल ऑफ आईटेक शेयरों में ज्यादा दिख रही है सेलिंग। आज भी खास टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट अब तो रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे टीसीएस के 11 से, और कई सारी बुलिश बेट्स हमें मिड कैप लार्ज कैप आईटी से मिल रही है। आप कैसे देख रहे हैं आईटी पैक को? तो प्रियंका जी देखिए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें लगता है आईटी स्पेस में भी होते हुए दिखे, क्योंकि सारे स्टॉक्स में देखें तो एक रनअप के बाद वापस हायर साइड पे सप्लाई बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अगर हम लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो इन्फोसिस में जरूर नियर टर्म सेटअप पे एक प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, और स्टॉक में एक ब्रेकडाउन भी यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे आते हुए दिखे। स्टॉक अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है इन्फोसिस में थोड़ा सा वीकनेस का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है शायद इसमें यहाँ पे 1800 तक की गिरावट भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, क्योंकि जो ब्रेकडाउन हुए वो ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर और यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो इन्फोसिस जरूर हमें लगता है वीक साइड पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट का ट्रेड इन्फोसिस पे ले सकते हैं। यहाँ पे 1855 का स्टॉप लॉस रखे और 1800 तक की डाउन साइड हमें लगता है इन्फोसिस में आते हुए दिखेगी। वाइल अदर हैंड अगर हम देखें तो मिड कैप आईटी में जरूर एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से मिड कैप आईटी में रनअप देखने को मिले थे पिछले दिनों में, तो एक करेक्शन के बाद भी अभी भी स्टॉक्स में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे विजिबल है। उसमें हमें बिरला सॉफ्ट हमारी यहाँ पे एक प्रिफर्ड पिक रहेगी। स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बने हुए हमें लगता है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। 481 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 472 के स्टॉप लॉस से बिरला सॉफ्ट को बाय किया जा सकता है, और जो सेटअप बने उसके हिसाब से ये 495 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। कुछ मिड कैप आईटीज नामों में कुछ बहुत बड़े इन्वेस्टर्स नए सीनियर लीडरशिप चेंजेस की भी बज है बाजार में, कि कुछ और बहुत ही बड़ी कंपनी से इंटरनेशनल टाइप के नाम मिड कैप आईटी कंपनी इंडियन लिस्टेड स्पेस में सीनियर लीडरशिप पोजीशंस में बातचीत कर रहे हैं, और उनमें एक नाम बिरला सॉफ्ट भी निकल के आया। राजेश, अगर आप हिंट समझे हो बाजार में जो हो रहा है, और ये पूरा बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, आईटी सर्विसेज रिलेशनशिप्स का बिजनेस है। एनीवेज, तो ये बाय कॉल राजेश पालिया की आ रही है बिरला सॉफ्ट पे। आगे चलते हैं और कुश के साथ बात करते हैं। कुश बोरा भी हमारे साथ हैं। कुश, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली कुश, जिस हिसाब से निफ्टी आज इंट्राडे बिहेव कर रहा है, 18,000 पे 2 बार आके वहां के उस जोन से रिबाउंड किया। हमने पहले भी ये एक्चुअली पैटर्न देखा था 17,200 के आसपास 4 बार अच्छे पुलबैक्स आए थे, और 5वीं बार 17,400 का जो जोन था वो टेकआउट हो गया। उस तरह का कुछ पैटर्न आपको 18,000 पे बनता हुआ दिखता है क्या? ये ठीक ठाक टाइप का सपोर्ट बन रहा है क्या 17,818 वाला जोन?
जी हाँ, बिल्कुल 17,800 पे तो देखिए टेक्निकली सपोर्ट बन ही रहा है, लेकिन जैसा आप जानते हैं मैं डेरिवेटिव डेटा भी ट्रैक करता हूं, और अगर हम उसे भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें तो 17,800 पे जो पुट बेस अभी बन रहा है वो एक्चुअली 17,500 के जितना या बस उससे बड़ा ही होने वाला है, जस्ट ऑलमोस्ट अबाउट देयर। और ये जो मिड स्ट्राइक्स होती हैं इसमें अगर बड़ा पुट बेस बनता है या कॉल बेस बनता है तो वो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं। इन दिस केस 17,800 एक अच्छा सपोर्ट करके एक्ट करेगा आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन अपसाइड पे 17,900 पे हमने बहुत अच्छी राइटिंग देखी है कॉल साइड पे। तो हो सकता है कि मार्केट एक रेंज में रहे 100-200 पॉइंट्स के। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि आज का जो करेक्शन हुआ है उसके बाद और जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप और डेरिवेटिव सेटअप है उसके बाद कहीं ना कहीं जो पे ऑफ है वो बायर्स के फेवर में है। अगर यहां से निफ्टी फिर से रैली करती है टू इट्स रीसेंट हाइस 18,100 के आसपास के जो हमने लेवल्स देखे थे, तो जो स्टॉप लॉसेस हैं या जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 17,700 के आसपास पड़ते हैं। तो दैट वे इट लुक्स लाइक अ गुड टाइम टू एंटर। बट मैं एक दिन और देना चाहूंगा जस्ट टू सी कि हाउ डीप दिस फॉल कैन गो। सिमिलरली ऑन बैंक निफ्टी ऑल्सो 37,500 का पुट बेस और आज का लो दोनों ही बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। एक दिन और देते हैं, बट थिंग्स सीम टू बी टर्निंग इन द फेवर ऑफ बायर्स। कुश, संतोष और राहुल, राजेश इनफैक्ट प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो हैं सुशील केडिया। गुड आफ्टरनून सुशील जी, याद आ रही थी आपकी मुझे, जबरदस्त कॉल्स, एकदम हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट्स। कहां से शुरुआत करें? निफ्टी 18,000 जा सकता है वहां से, जो कि इनफैक्ट गया भी, थोड़ा सुस्ता रहा है, या एचडीएफसी ग्रुप पे बात करें? आप बताइए, जैसा आप चाहें। चलिए निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों उसी डायरेक्शन में आए। निफ्टी तो 18,000 क्रॉस भी किया, तो बहुत ही शानदार कॉल थी वो, नो डाउट अबाउट इट। तो अभी ये जो सुस्ता रहा है मामला, अभी यहाँ से कैसा गेम प्लान है? आप पूछ पकड़ के चल रहे हैं मार्केट की, मुझे बताया था आपने, तो अभी भी पकड़ रखी है, छोड़ दिए फिलहाल? देखिए अगर ये मेरी चार्ट आपके स्क्रीन पे आ पा रही है तो ये निफ्टी फ्यूचर्स की डेली चार्ट है। ऑल टाइम हाई के इस टॉप के बाद जो निचला टॉप एक इसने बनाया, इन दोनों को आप इस रेखांश से जोड़ेंगे तो बिल्कुल बराबर यहीं से इसने कल रेजिस्टेंस भी लिया और एक गैप डाउन भी हो गया। तो 3 बिंदु अगर जुड़ जाते हैं तो ट्रेंड लाइन हो गई। पर ये ट्रेंड लाइन को देखकर अगर इस बाजार में कोई हड़बड़ा जाता है शॉर्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है उसके हाथ पैर टूटने की संभावना ज्यादा है। ये प्रीएम्प्टिव शॉर्ट होगा, तो उसके मैं कारणों पे आऊंगा। और अगर हम इसको इसी में इंट्राडे लेवल पर चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक रीजनेबल पुलबैक हो गया। और ये जो रेजिस्टेंस था 18,160 वाला, अब इसके टूटने की तैयारी कर रहा है बाजार। अगला छलांग हम सोचते हैं 18,350 से 400 के बीच तक आएगा, फिर देखेंगे वापस कहां नीचे री एंट्री करनी है। उसके बाद इस छलांग आ जाने के बाद 18,350 से लेकर 18,400 के बीच में अगर हम फिर से वापस इस रेजिस्टेंस के नीचे नहीं आते हैं 18,160 के नीचे, तो मैं और भी ऊपर के स्तरों के साथ काम करना शुरू कर दूंगा। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार बैंक निफ्टी की चार्ट पे भी आप आइए देखिए, ऑल टाइम हाई, उसके बाद जो लोअर टॉप था, यहां पर जैसे कि बाजार ने एक शॉर्ट सेलर्स को वापस से निमंत्रण दिया है। और मुनाफे के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता, जो निमंत्रण आता है वो घाटे का ही निमंत्रण अक्सर आता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको मैं बहुत ब्रीफ में भी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा हिचक आप कह लीजिए, और इस हिचक के बाद वापस लचक आनी है। काफी ऊपर के स्तर बैंक निफ्टी वापस पकड़ सकता है। और एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की ही चार्ट से हम आगे कारणों को भी जोड़ते हैं, जो कि आपका प्रश्न भी था। ये देखिए एचडीएफसी बैंक की आवरली चार्ट है, और इतने बड़े गैप अप के बाद लास्ट 2 दिनों में जो ये करेक्शन सा आ गया है और लोगों को वीकली कैंडल के ऊपर एक ग्रेवस्टोन दोजी सा दिख रहा है, बहुत बड़ा ट्रैप बन रहा है एचडीएफसी में। ये किसी भी समय यहां से 10-20 रुपए भी बढ़ते के साथ वापस बड़ी बाइंग यहां से आएगी। और ये 2900 के स्तर तक तो मुझे कम से कम एचडीएफसी अगले ही मूव में जाता लग रहा है। यानी कि इंडेक्स बढ़ेगी भी तो वापस एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के ही दम पे बढ़ेगी। बाकी के और स्टॉक्स में भी और ज्यादा पार्टिसिपेशन है। सिमिलरली देखिए एचडीएफसी बैंक में परफेक्ट फ्लैगिंग पैटर्न बन रहा है। हम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, ऊपर वाली ब्लू लाइन जब टूटेगी इन दोनों में
तो तगड़ा बाई आएगा। और ये जो ट्रिपल टॉप बना हुआ है एचडीएफसी बैंक में काफी लंबे टाइम से, ये मुझे लगता है निकल जाएगा। तो 1700 निकलने के बाद अब ऊपर में कहां तक जाता है तब हम देखेंगे। तो 10% का उछाल अभी भी इमीडिएट टाइम फ्रेम पे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों में दिख रहा है। तो ऐसे में आप बैंक निफ्टी को या निफ्टी को बेच के बहुत कुछ हासिल कर पाइएगा, संभावना बड़ी कठिन है। और दुनिया भर के और ऐसे शेयर्स हैं जो या तो बिल्कुल बॉटम बना के अभी निकले हैं या कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। तो बहुत सारे शेयर्स हैं, इंडेक्स का गेम हो सकता है। एचडीएफसी बैंक को आप उछालेंगे, आईटीसी में आप 6-7% का करेक्शन कर लोगे या मारुति घट जाएगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग का गेम अलग है, पर मुझे लगता है ब्रॉडली इस बाजार में शॉर्ट सेलिंग का व्यापार खोजना बहुत समझदारी अभी नहीं लग रही है। ऑलराइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सुशील जी। बिल्कुल, आप एचडीएफसी को आपने खुद ही एड्रेस कर दिया ये बात, तो एक बड़ी मूव एचडीएफसी में आ सकती है। उसके अलावा आपका और कौन से स्पेसेस में आपका इस वक्त फोकस है? कई सारे स्पेस है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जाहिर तौर पर पावर की यहाँ बात करनी चाहिए, शुगर स्पेस अच्छा चल रहा है। यहाँ पर अगर आपको कुछ खास पावर स्पेस को अगर हम पहले आपसे डिस्कस करना चाहें, यहाँ आपकी टॉप रिकमेंडेशन क्या होंगी? पावर स्पेस में देखिए, मैं केईसी की चार्ट में अभी तक वो चाल आई नहीं है। हमें जनरली पसंद है कि जब चीज बहुत सस्ती मिले और महंगे में बिक जाए। तो ये बिल्कुल अपनी तलहटी के पास है, एट द फुटहिल्स, और इसे मुझे लगता है वापस न्यू हाई तक स्केल करना है। बिल्कुल वैल्यूएटेड पैटर्न है। आज रिवर्सल ब्रेकआउट आ गया, 337.77 का स्टॉप लॉस रख के कैश का स्टॉक है। 550 तक की चाल अगर आती है। टाटा पावर हमने 38 में लिया, 58 में बेचा, 60 में लिया, 90 में बेचा, करते करते थक गए। टाटा पावर हद के बाहर बढ़ गया, और भी हो सकता है ऐसे 10% बढ़ जाएगा। पर टाटा पावर जैसे स्टॉक में कंपनी अलग है, स्टॉक अलग है। आज की तारीख में टाटा पावर में इतने गर्मा गर्म स्टॉक में हाथ डालने का मतलब आपको 5-7% का झटका तो कभी भी आ सकता है। तो चाहे मैं फंडेड बेसिस पे केईसी में ट्रेड करूं, तो आई फाइंड दिस टू बी अ सेफर इन्वेस्टमेंट और अ ट्रेड। अक्रॉस द बोर्ड पावर सेक्टर का कल्याण अगर होना है तो केईसी अब पीछे नहीं छूट सकता। तो ये मेरी टॉप पिक है इसमें से। शुगर के स्पेस में मुझे लगता है सेंटीमेंट ज्यादा स्ट्रांग है और चार्ट्स पहले ही आगे चल चुके हैं, तो हम शुगर स्टॉक्स को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है हम वहां कमाने के अवसर से चूक जाएं, पर इतने सारे मौके हैं मार्केट में, रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ के हिसाब से फिलहाल इमीडिएटली शुगर में कुछ भी करने जैसा मुझे कोई उचित सौदा नजर नहीं आता है। ठीक है सुशील जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप समय दे रहे हैं 89 स्वदेश को। एक दूसरा, अब जैसे गर्मी की बात उठी तो पावर स्टॉक्स के बारे में चर्चा हो रही है। इसका एक बेनिफिट वोल्टास जैसी कंपनीज को भी मिलता है जिनके एसी ज़्यादा बिक सकते हैं। इस बार रिपोर्ट ये कहती है कि 122 साल में जितनी गर्मी नहीं पड़ी ना, इस बार इतनी गर्मी पड़ेगी। एक काम करेंगे, आप वोल्टास का भी चार्ट देख के एक बार बता देंगे? देखिए जो हमारा सामान्य ज्ञान है ना, वो मार्केट पहले ही उसको हजम कर चुका होता है। तो वोल्टास की चार्ट ऑलरेडी बहुत गर्म हो चुकी है, अपर एंड ऑफ द रेंज पर है और एक लोअर टॉप यहां बना रही है अभी भी। तो इस जोन में अगर हमने अपने क्लाइंट्स को वोल्टास दिलाया, तो मैं यहां और ऐड नहीं करा सकता या आपके दर्शकों को यहां नहीं दिला सकता। हमें मोटी मलाई खाने की आदत है, और मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिलेगा तो साइड में रहेंगे। तब वोल्टास में जो लेना था वो नीचे का लेवल गया। अब किसी पॉइंट पर आगे देखेंगे, अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता है 1350 के ऊपर, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक बार हम प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। फिर जरा मोटी मलाई वाले 2-4 शेयर बता दीजिए। बहुत सारे शेयर्स है, कितने शेयरों की आपको लिस्ट बताऊं। आप मान लीजिए अगर अवांती फीड्स है, एक बार के लिए यहां से आप डबल की सोचिए, वहां खाएंगे मुनाफा, फिर देखेंगे दोबारा कितने करेक्शन के बाद नीचे आना है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर साल भर के पर्सपेक्टिव पे अवंती फीड्स अगर कोई 4 बैगर भी बन गया तो। या अगर यहां से हम वेल्सपन इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक को लेते हैं और एक बार 155 तक के लिए खेलते हैं, हो सकता है 175 भी चला जाए। या आप जाइडस ले लीजिए, थायरोकेयर ले लीजिए, 830 वाला थायरोकेयर। मैंने आपको पहले भी कहा था मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर। मेट्रोपोलिस काफी भाग चुका है, थायरोकेयर ने वो चाल शुरू की है। भेल में ब्रेकआउट आ गया, 40-50% भेल यहां से बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। एलगी इक्विपमेंट्स, ये मुझे लगता है कि एक बार के लिए आप 485-500 की चाल लीजिए, हो सकता है ये स्टॉक धीरज के साथ कई गुना बढ़ जाए यहां से। तो वर्लपूल का स्टॉक आप ले लीजिए, लगता है मुझे 2800-2900 का भाव आ जाएगा। तो व्हाइट गुड्स ले लीजिए, आप इंजीनियरिंग ले लीजिए, आप गोदरेज एग्रो को भी ले सकते हैं, इसमें भी मेरे को 40-50% की यहाँ से मूव दिखती है।
या पावर में रह गया स्टॉक SGVN। तो दुनिया भर के स्टॉक्स हैं जिसको जो रुचि इंडेक्स इंजन था मार्केट का एक पॉइंट तक आ गया। यहां मुझे लगता है इंडेक्स में फिलहाल के लिए 17,700 से लेके 18,350 और फिर अगले सप्ताह हम बात करेंगे। ज्यादा से ज्यादा नीचे फिर वापस 18,350 के भी गया तो 17,400 के नीचे इस वक्त जाता नहीं लगता। तो असली मजा, असली मलाई अब स्टॉक पिकिंग में है और टाइम टू टाइम अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग स्टॉक्स काफी मोटे बॉटम बना के निकल रहे हैं, तो वही ज्यादा पैसा लगता है। सुशील, PSU बैंक्स पे आपका क्या व्यू आ रहा है? स्पेशली लास्ट आधे घंटे में देखें BOB, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक तीनों एकदम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मूवमेंट में, और PSU बैंक इन जनरल भी, क्योंकि प्राइवेट पे तो काफी फोकस रहता है, PSU की बात इधर हुई नहीं है। क्या चार्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है आपको इन तीनों नाम में? तो ये तीनों नाम जो हैं इनमें आप PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ये सारे जो फेयरली लिक्विड स्टॉक्स हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं, इनमें अभी भी ट्रेडिंग होराइजन पर रस है, जूस है इनमें। लॉन्ग साइड पे ट्रेड बनता है, पर निवेश करना हो और लेके बैठना हो तो जैसे आज मान लीजिए IDBI बैंक में अब अगर डाइवेस्टमेंट आ रहा, आज एक साथ 8% के गैप अप से खुल गया, तो 50 रुपए 48-50 वाला IDBI बैंक 90 तक चला जाए एक झटके में, एक ही चाल में, और फिर कुछ करेक्शन दे और उसके बाद 120 हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। या आप अगर ये एकदम ही जो भूले बिसरे गीत है ना, जैसे इंडियन बैंक या ये UOB, इस तरह के जो PSU जो बिल्कुल नहीं चले, इवन RBL भी जो एक प्राइवेट बैंक है, भले जो टोटल लैगार्ड्स रह गए, अब बैंकिंग के वो स्टॉक्स सुपर नॉर्मल लार्ज प्रॉफिटेबल मूव्स देंगे, ऐसा मुझे माहौल लगता है। आप SBI यहां से लेके 5% 7% ऊपर बेच लोगे, पर अगर आपको 2 बैगर 3 बैगर खोजना है और आप एक निवेशक हो तो आप एकदम भूले भुलाए हुए बैंकिंग के स्टॉक्स की एक बास्केट बना लो, अभी भी बहुत मलाई है वहां। ऑलराइट, तो बैंक्स पर वो सुशील जी काफी बुलिश यहाँ दिखाई दे रहे हैं। HDFC बैंक्स पर, प्राइवेट सेक्टर स्पेस में HDFC स्टॉक्स को भी बुलिश व्यू के साथ देख रहे हैं और यहाँ से 18,350 तक की मूव दिखाई देती है। शुक्रिया सुशील आज हमें समय देने के लिए और ये सारी वैल्यूएबल टिप्स हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। चलिए एक बार फिर से मार्केट्स पर रुख करते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर आज जिस तरह से बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है और 17,800 के पास तो कारोबार कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ से अब BTST के मौके ढूंढने चाहिए अगर मार्केट इज ड्यू फॉर अ बाउंस? हमारे साथ खुश हैं, हमारे साथ राजेश हैं और हमारे साथ मितेश पंचाल भी हैं। खुश, वेरी क्विकली, यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर अब एक बाउंस ड्यू होना चाहिए और आज में भी आज बाइंग करके जाएं जहां जहां मौका मिलता हो? HDFC स्टॉक्स देखिए, अभी हम सुशील केडिया से भी बात कर रहे थे, उनका भी ये व्यू था, और आप देखें जिन लेवल्स के पास शुरू हुआ था, एक्चुअली जो गेन्स थे वो काफी अब तक एब्जॉर्ब हो गए हैं इस डील के आसपास। तो क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको इस जोन में? जी हाँ, मैं HDFC पे तो व्यू शेयर करूंगा, लेकिन अगर मैं पहले हमारे दो स्टॉक्स डिस्कस करूं, एक है BTST और एक है STBT। देखिए मार्केट के माहौल को ध्यान में रखते हुए दोनों तरह की पोजीशन लेना लाजमी है। तो पहला जो मेरा बाय कॉल है वो है चंबल फर्टिलाइजर्स पे। देखिए स्टॉक में मोमेंटम बहुत ही शानदार रहा है और हम सुन भी रहे हैं आप ही के चैनल पे कि इसमें काफी फंडामेंटल एक्टिविटी भी हो रही है। सो दैट सेड चंबल फर्टिलाइजर रिमेन्स अ बाय। इसके जो प्रीवियस हाइज हैं वो 485 के आसपास हैं। इंटरेस्टिंगली इसमें जो कॉल सेटअप हमने देखा है वो 480 एंड 500 के स्ट्राइक्स पे देखा है, व्हिच मींस देयर इज स्टिल रूम फॉर दिस स्टॉक टू गो हायर। तो चंबल फर्टिलाइजर रहेगा मेरा पहला बाय कॉल विद अ टारगेट ऑफ 485 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 460। जी हाँ 460। दूसरा जो है वो है सेल कॉल श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। देखिए इस स्टॉक में एक टर्न अराउंड आया था, लेकिन वो स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया है और इसके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स हैं व्हिच इज 1200, जहां पे भी हमने कॉल सेटअप कॉल बेस बनते हुए देखा है, वहीं से ये स्टॉक घूम गया है और अच्छे मार्केट में भी जरा परफॉर्मेंस इसकी वीक रही है। सो श्रीराम ट्रांसपोर्ट विल रिमेन अ सेल कॉल और इसका टारगेट रहेगा 1120 ऑन द डाउन साइड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1180। ओके ठीक है, ये कुछ एक शेयर्स हैं, इसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट तक सेल कॉल है। चंबल फर्टिलाइजर पे भी आप ध्यान रख सकते हैं, उसका भी ट्रेडिंग कॉल्स कन्वर्ट हो गए, आपकी स्क्रीन पे होंगी। मितेश पंचाल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मितेश बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप 18 और स्वदेश को समय दे रहे हैं। एक बार अपने इंडेक्स पे जल्दी से व्यू क्लियर कर दीजिए, साथ ही अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी बता दीजिएगा।
देखिए लास्ट वीक जब मैं आपके शो पे था 30 मार्च को, तब कैटेगरिकली ये बोला था कि बैंक निफ्टी में बहुत ही एक बड़ी अपसाइड अभी खुल चुके हैं। उस टाइम पे एचडीएफसी बैंक का कोई मर्जर की बात नहीं थी और वहां से हमने 2000 पॉइंट का मूव देखने के लिए मिला है। उसके अलावा ये भी बहुत कैटेगरिकली क्लियर था कि बैंक जो पीएसयू बैंक है उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने के लिए मिलेगी और उसमें स्पेशली हमने बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसमें हमको 140 से 150 का एक अपसाइड दिखता है। तो अभी भी वो व्यू कायम है। हमें लग रहा है कि पीएसयू बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा वो आउट परफॉर्म करेंगे एज कंपेयर टू दी प्राइवेट बैंक्स। और बैंक निफ्टी इन नेक्स्ट 1 to 1.5 मंथ हम लोग अराउंड 39,000 के 40,000 के अराउंड देख रहे हैं। तो अभी भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड बैंक निफ्टी में बाकी है। बात करें कॉल की, तो आई थिंक कैनरा बैंक अगेन इज अ बाय फ्यूचर करंट मंथ एट 250 रुपीज करंट लेवल पे। 240 का स्टॉप लॉस रखिएगा, उसमें टारगेट रहेगा 260 का। दूसरा हमको लग रहा है कि जो शुगर सेक्टर में जो वापस से जो तेजी आई है वो एक एक्सटेंडेड मूव है और यहां से हमको लग रहा है कि बलरामपुर चीनी बहुत ही स्ट्रांगली अपमूव करेगा। तो दूसरा जो कॉल है वो है बाय करना है बलरामपुर चीनी फ्यूचर 518 पे। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 495, टारगेट आपका रहेगा 554। राइट जेंटलमैन, जुड़े रहिए हमारे साथ 2-3 मिनट के लिए। जरा डाइग्रेस करते हैं और बात करते हैं रुचि सोया की। अलॉटमेंट्स आ गए हैं एफपीओ के। स्टॉक में आज एक 0.2% इक्विटी की करीब एक ब्लॉक डील भी हुई मॉर्निंग में 20% नीचे, उसके बाद 10% रिकवर किया, अभी भी 10% नीचे है। लेकिन हम बिजनेस को एनालाइज करेंगे शिरीष परदेसी के साथ। शिरीष, रुचि सोया 14% डाउन हो गया है इस समय, लेकिन ऑल राइट, वो अभी जुड़े नहीं है हमारे साथ, हम जाएंगे वापस। तब तक स्टॉक पे बात करते हैं। चार्ट से मितेश कैसा लगता है रुचि? की बात करें तो आई थिंक जो करंट स्ट्रक्चर है वो इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि अगर मैं मंथली और वीकली भी चार्ट पैटर्न देख लूं तो अराउंड 1180 के ऊपर ही एक नया स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिख रहा है। तो तब तक के लिए हमारे हिसाब से ये स्टॉक अवॉइड रहेगा। ठीक है। इस बीच एक शेयर और ऐसा है जो कि आज वापस नजरों में आ रहा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब दिशा क्या ऊपर की है या फिर और नीचे की है, एक बार कुछ आप ये बता देंगे, क्योंकि रिलायंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा अब नए हाई की तरफ या फिर वापस से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ। रिलायंस में जो हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा है वो इतना डिस्करेजिंग मूव नहीं है। जो हमने इतना अच्छा रनअप देखा था करीब 2100 और 2200 के लेवल से ऑलमोस्ट वन वे रैली हुई थी इसमें 2600-2700 लेवल्स के आसपास, फिर एक हल्का सा कंसोलिडेशन आना लाजमी है। उस तरह से ये जो सेटअप बन रहा है ये मैं कहूंगा कि एक डिप है जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्ट कर सकती है। अगर कोई यहां से भी एंटर करना चाहे, इट्स नॉट अ बैड प्लेस टू एंटर। या अगर आप जरा सा डिप के लिए भी वेट करें तो अनदर 50 पॉइंट्स फ्रॉम हियर शुड बी एन इवन बेटर एंट्री पॉइंट फ्रॉम पे ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर्सपेक्टिव। शिरीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब शिरीष, 750 पे कैसा लग रहा है आपको वैल्यूएशन? हालांकि 650 के आसपास आ चुका है उसका एफपीओ, लेकिन जिस तरह से बिजनेस मॉडल डेवलप हो रहा है, कोई थॉट जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं वैल्यूएशंस पे, बिजनेस मॉडल डेवलप हो रहा है उस तरह पे, और आगे जो अपॉर्चुनिटीज लाइंड अप है इनके लिए? मेरा मानना है कि अभी जो पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन है और मैनेजमेंट ने जो मीटिंग किया था उसमें 2-3 चीजें बाहर निकल के आई हैं। एक तो कंपनी पाम प्लांटेशन में जो 3 लाख हेक्टर का जो उनका नजरिया है, यदि वो पूरा होता है अगले 3 साल में तो इनका डिपेंडेंस जो है इम्पोर्टेड पाम ऑयल का जो इन्फ्लेशन है वो कम हो सकता है। दूसरी बात, मीटिंग में उन्होंने ये भी बताया था कि न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट इज वेरी लार्ज एंड इट्स रनिंग अबाउट 12-13,000 करोड़ एंड उसमें भी काफी अपॉर्चुनिटी है। मतलब वैसे आप देखोगे तो ऑर्गेनाइज प्लेयर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, तो यदि रुचि अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं तो वो एक हो सकता है। तीसरी बात जो मुझे अच्छी लगी कि आप जैसे कुकिंग ऑयल देखोगे तो कुकिंग ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन और एफएमसीजी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नूडल है या बिस्किट है वो काफी अलग होता है, तो इसके वजह से कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है जो डिस्ट्रीब्यूशन गेन की तरह से। मेरा मानना है कि अभी जो आप देखोगे तो अडानी विल्मर जिस तरीके से लोगों ने काफी उसमें इंटरेस्ट दिखाया है और वैल्यूएशन आप देखोगे तो 55-56 टाइम्स 24 के अर्निंग्स पर दिख रहा है,
सो मेरे ख्याल से यदि कंपनी का थोड़ा डिस्क्लोजर बढ़ सकता है और यदि उसके हिसाब से कंपनी थोड़ा और डिटेल में बात कर सकती है कि कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है, तो आई थिंक ये जो दो तीन बिजनेस है इसमें मुझे लगता है कि काफी अच्छा ग्रोथ आ सकता है कंपनी को। सो ग्रोथ आज की तारीख में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर तो आपको लगता है कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स इट इज अबाउट 35-36 टाइम्स जो उन्होंने ऑलरेडी डिलीवर किया है। बट आगे चलकर यदि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आज है नहीं कि ग्रोथ कैसे आएगा और मार्जिन कैसे बढ़ेंगे, आई थिंक एक क्वार्टर के कॉल के बाद में थोड़ा और इसमें इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में थोड़ा फॉर्म अप हो सकता है एनालिस्ट के एस्टिमेट्स। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर परदेसी। शिरीष परदेसी हमसे बात करते हैं, सेंट्रम बुकिंग एफएमसीजी स्पेस ट्रैक करते हैं और अपना व्यू वो रुचि सोया पर इस वक्त देख रहे थे। तो रुचि सोया के शेयर्स रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे कल के डीमैट अकाउंट्स में जिनको भी अलॉटमेंट हुई है, और रुचि सोया पर इन स्पेसिफिक किस तरह का व्यू बनाना चाहिए आपको, ये कल हम डिस्कस करेंगे निकुंज डालमिया से निकुंज की नजर हमारे खास सेगमेंट 8-10 पर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक और स्पेशल डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त कॉन्फेडरेशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज की कॉन्फेडरेशन है इंडिया की, उसके डायरेक्टर जनरल विनोद गिरी हमारे साथ बने हुए। मिस्टर गिरी, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पेंडेमिक के बाद हमने देखा कि कई नए ट्रेंड्स भी बने और कई जगहों पर सेल्स हिट हुई, कई जगहों पर सेल्स वॉल्यूम बढ़े भी। आपके लिए लिकर मार्केट में किस तरह के सिनेरियोज देखने को मिले और कैसी ग्रोथ देख रहे हैं आप इंडियन ब्रांड्स के लिए? जो कोविड में जो इम्पैक्ट आया था किसी और इंडस्ट्री के मुकाबले अल्कोहल पे ज्यादा आया था, क्योंकि जैसा आपको पता ही बहुत दुकानें बंद रही थी, कई स्टेट्स में एक्स्ट्रा कोविड सेस लग गए थे जिनकी वजह से सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन इस साल हमने रिकवरी देखी है और ये जैसे कि दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर के पीरियड में करीब टोटल सेल्स थी 12% अप थी कंपेयर टू लास्ट ईयर। और इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी ग्रोथ कंटिन्यू करेगी। तो हमारी बेस्ट केस सिनेरियो है कि वी विल बी, हम जो जहां से हमने शुरू किया था कोविड के पहले, हम वहां पे आ जाएंगे। और तो वो हमारे लिए एक पहला मेजर अचीवमेंट होगा कि कोविड का इम्पैक्ट हमने हटा दिया। और अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो इंडस्ट्री ग्रोथ फिर वापस आ जाएगी। इस सारे समय में एक और बात हुई, इंडस्ट्री में ट्रेंड आया कि जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो ज्यादा होने शुरू हो गया। हमने इस फेज में देखा है कई बार कई RTD जो रेडी टू ड्रिंक होते हैं ब्रांड वो लॉन्च हुए, बहुत क्राफ्ट जिन लॉन्च हुए हिंदुस्तान में अपनी, फिर उसके अलावा इंडियन सिंगल मॉल्ट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस फेज में। तो एक बढ़िया चीज हुई है कि जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है वो कंज्यूमर्स ज्यादा कर रहे हैं इस फेज में। तो जो क्वालिटी ऑफ अल्कोहल एक्सपीरियंस वो इम्प्रूव कर रहा है, जो हम भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो एक जो अल्कोहल का फंक्शनल बेनिफिट जिसको कहते हैं, जो इंटॉक्सिकेशन रिलेटेड है, ये उससे लोग ऊपर जा रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हैं प्रोडक्ट में। बहुत बढ़िया ट्रेंड है और ये होपफुली ये कंटिन्यू करने जा रहा है क्योंकि कंज्यूमर अवेयरनेस अब ज्यादा है, लोग भी ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं सब। तो गवर्नमेंट का भी कोई रिग्रेसिव टैक्स पॉलिसी एक्साइज पॉलिसी नहीं आती है, तो ये फिर सपोर्ट कंटिन्यू करता रहता है। तो फ्यूचर के लिए तो हम ऑप्टिमिस्टिक। सर विनोद जी, एक चीज आपसे और पता करनी थी, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है क्या अल्कोहल के प्राइजेस भी एडजस्ट हो जाते हैं उसमें, और कितना पैटर्न में कितना चेंज आया है? क्योंकि दोनों तरफ है, इनकम भी बढ़ रही है और आपके प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं। ये रीशफलिंग या शफलिंग होती है क्या इससे? पहली बात है कि 2-3 लार्जर फिनोमेना जो हम एक चीज हो रही है देश में अभी, वो है ओवरऑल एक कंज्यूमर फेथ इंडियन प्रोडक्ट्स में और इंडियन चीजों में बढ़ रहा है। एक पहले एक गॉस्पेल ट्रुथ माना जाता था कि जो इंपोर्टेड है वो अच्छा है, जो इंडियन प्रोडक्ट है उतने अच्छे नहीं है। ये चीज अब कंज्यूमर उतनी इजीली मानते नहीं है, स्पेशली जो यंगर जनरेशन आ रही है जिन्होंने वो अभाव के दिन देखे नहीं है पहले के, वो काफी उनका जो भरोसा विश्वास है इंडिया के कॉन्सेप्ट में वो बहुत ज्यादा है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं इन चीजों को। और ये फिनोमेना आप हर सेक्टर में देखेंगे, जो इंडियन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो गए, इंडियन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एक लार्जर फिनोमेना है। दूसरा एक और वो है, उसका काउंटर इफेक्ट होता है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उनका जो आत्मविश्वास है वो ज्यादा हो रहा है, उनको ये लगने लगा हम कॉम्पीट कर सकते हैं
वर्ल्ड के बेस्ट के साथ इस कैटेगरी। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। इनफैक्ट एक चार्ट चेक ले लेते हैं। खुश बोरा, मितेश पांचाल और राजेश पाल भी हमारे साथ। राजेश, आपसे बात करते हैं क्योंकि आप शायद ये सब्जेक्ट पर्सनली भी ज्यादा क्लोजली ट्रैक करते होंगे। ये बताइए कि आप फेवरेट चार्ट आपका कौन सा है? फेवरेट ब्रांड नहीं पूछ रहा हूं मैं, फेवरेट चार्ट। सोम डिस्टिलरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खेतान, यूबीएल भी जोड़ लीजिए। यूबीएल तो खैर एनीवेज छोटे प्लेयर के लिए एक दो दो लॉट वाले, हम यहाँ बड़े प्लेयर्स की बात करें। राजेश बताइए। तो अजय जी देखिए, मेरा जो फेवरेट चार्ट है वो है यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल का। ये स्टॉक में जिस तरीके से मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हुए हैं, तो एक लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक एक बुलिश जोन में अब आ चुका है। और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में पिछले दिनों में भी हमने गिरावट देखी थी, वहां से काफी अच्छे रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल यहाँ से काफी बड़े अपमूव यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। हम इसमें लॉन्ग टर्म के टारगेट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से, वो आना चाहिए करीब 1200 रुपए तक की अपसाइड हमें लगता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूनाइटेड स्पिरिट में आते हुए दिख सकती है। तो डिप्स में इसको ऐड करें, एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 850 रुपए के आसपास, लेकिन अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 1150 से 1200 तक के इसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं। ओके, ठीक है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आपकी बाय कॉल और आपको लग रहा है कि 1000 के ऊपर के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये लिकर स्पेस पे एक आउटलुक भी मिल गया, साथ ही आपको एक ट्रेडिंग कॉल में भी कन्वर्ट हो गया। खुश, एक कैश का शेयर मैं आपसे पता करता हूँ। एक काम कीजिए मितेश जी, आप चेक कीजिए फिर, कुछ तो डेरिवेटिव्स अच्छे से बता पाएंगे। मितेश जी, 108 रुपए का चल रहा है जमुना ऑटो, क्या 125 रुपए का हो जाएगा? और इसमें स्टॉप लॉस क्या 102 का रख के ट्रेड ले सकते हैं, हाँ या ना? स्टॉप लॉस में रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 3 दिन में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है, तो एक बार वो 98 आ सकता है। तो अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो 98 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। उसमें मेरा पहला टारगेट रहेगा 112 और दूसरा टारगेट रहेगा 124। 112, 124, 98 का स्टॉप लॉस अगर आप रख सकते हैं तो फिर रखिएगा। शेयर तो अभी आपको मोमेंटम तो दिखाई रहा है 108 रुपए का है, तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा डीप है और टारगेट भी थोड़ा डीप है। ये कुछ एक शेयर इसमें लास्ट में एक वॉल्यूम आया, इसलिए कुछ मूवमेंट देखने को मिल रही है। कुणाल बोथरा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी बहुत शुक्रिया, अपने क्लोजिंग कॉल्स वो बता दीजिए। तो धन्यवाद डिम्पी जी। 2 बाय कॉल रहेंगे और मेरा फोकस लार्ज कैप्स में रहेगा। पहला रहेगा एसबीआई। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स बहुत बढ़िया कमबैक कर रहे हैं, तो मेरे अनुमान से आई थिंक एसबीआई एक नेक्स्ट स्टॉक हो सकता है बैंकिंग स्टॉक्स में जो शायद अच्छा ब्रेकआउट दे सके। सो रेकमेंड करूंगा बाय के लिए। 550 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 500 का। और रिलायंस इंडस्ट्रीज एक स्टॉक जो लास्ट 4 से 5 दिनों में बहुत साइडवेज हो चुका है, आई थिंक आज काफ़ी अच्छी इंटरनल रिकवरी दिखा रहा है। 2600-2620 का बहुत अच्छा सपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। तो मेरा मानना है आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, यहाँ से स्टॉक एक न्यू हाई की अटेम्प्ट कर सकता है। तो बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। 27-25 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 2600 का। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। कुणाल ने तो ये कह रहे हैं कि एसबीआई रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही शेयर्स बाय उनकी लिस्ट में है। लेकिन इस बीच आपको मैं बाजार दिखाऊं तो इस बार 17,800 ब्रेक हो गया है। ये 17,781 पे चल रहा है। फ्यूचर्स भी 17,843 पे चल रहे हैं, यानी कि फ्यूचर्स में कम से कम 60 पॉइंट का प्रीमियम अभी भी है। ये एबनॉर्मली है, अमूमन 30-40 पॉइंट का होता है, बट 60 पॉइंट का प्रीमियम है। ये तो बड़ा ही नोटिस करने वाला पॉइंट है। खैर, संजीव भसीन का समय हो गया आने का, 3 बज चुके, तो उनका करते हैं स्वागत। संजय सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप कल ही कह रहे थे कि बाजार थोड़ा टूटेगा, टूटा नहीं, 1% नीचे आ गया बैंक निफ्टी भी करीब 1% नीचे है। अब सुबह जब आपसे बात हुई आप कह रहे थे कि 3-4 दिन वॉलेटाइल रहने वाले हैं। सर अगर मैं वैसे लेवल के हिसाब से पूछूं तो और कितना नीचे तक हम जा सकते हैं लेवल्स के हिसाब से, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूछूं तो सर? तो देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, लेकिन आज का जो मेन कल्प्रिट है वो रीबैलेंसिंग ऑफ एचडीएफसी बैंक है। इस कारण से जो चारों शेयर जो नीचे वो इसलिए है और उसका रीबैलेंसिंग है। दैट्स व्हाई द मार्केट निफ्टी प्रीमियम इन द फ्यूचर इज टेलिंग यू, ये 1-2 दिन की बात है। और आप ब्रॉडर मार्केट की स्ट्रेंथ देखिए, आपको जीएमआर, बंधन बैंक, सुबह आपको बंधन बैंक दिया था 308, 318 हो गया। एसबीआई का 835 वाला 858, तो हर लॉन्ग आपके शेयर पैसा बना रहे हैं। और मैं कह रहा हूं डिम्पी जी, जो डॉलर में स्ट्रेंथ है इट विल नॉट सस्टेन, तो मेरे हिसाब से वापस लेने वाले मौके हैं।
आपको अपडेट दे दूं, अशोक लीलैंड, टीवीएस, आरईसी, पीएफसी, गोदरेज प्रॉपर्टी, पीएल, एसबीआई कार्ड, भारत फोर्ज एंड हिंद कॉपर ऑल हैव एक्सीडेड टारगेट एंड द प्राइस हैज बीन जीएमआर। अब आपके लिए 2-3 बाइज हैं और निफ्टी में मत घबराइए, इट कैन बी इंडेक्स चर्निंग बिकॉज ऑफ द एचडीएफसी इवेंट, बट वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा। इनफैक्ट यू शुड बी इंक्रीजिंग स्टेक इन द एचडीएफसी लाइफ व्हिच आई थिंक इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय बिकॉज राइजिंग यील्ड्स मीन इंश्योरेंस कंपनीज विल डू वेल। अब आपके लिए 3 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल, बताइए सर। तो सबसे बढ़िया इंश्योरेंस कंपनी लीजिए जिसमें ग्रॉस वैल्यू एडिशंस और राइजिंग यील्ड्स विल बी बेनिफिशियरी टू ट्रेजरी, एसबीआई लाइफ। 1105 में लीजिए, 1080 का स्टॉप लॉस, 1200 का दिग्गज स्टॉक है, यू विल ओनली मेक मनी। दूसरा एम्फोसिस लीजिए, देखिए मैं जो बोल रहा हूं, इन्फोसिस की वजह से मिड कैप आईटी भी नीचे आ गए, जबकि एम्फोसिस विल कम आउट विद ब्रिलियंट नंबर्स। तो आप 3200, 3190, 95, 3200 में लीजिए, 3140 का स्टॉप लॉस, 3350 का टारगेट। इसके नंबर्स बीएफएसआई स्पेस मिड कैप में सबसे अच्छे होंगे, प्लस डॉलर हेज है, तो इसमें कोई चिंता नहीं। तीसरा एमएनएम फाइनेंस 68, 68.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 64, टारगेट ऑफ 75। This is seen very good addition in business in lending, or I think it will only benefit from this run up which you are seeing demand in auto stocks. ऑलराइट, तो ये 3 पिक्स, फ्रेश पिक्स, इसमें से माइंड ट्री पर भी भरोसा है संजीव जी को, और इन्फोसिस, दोनों के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे जिस बेसिस पर कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर गेट स्टॉक्स, और साथ ही एमएनएम फाइनेंस और एसबीआई लाइव, ये कुछ नई पिक्स रहेंगी। वेल सेड संजीव जी, हम ट्रैक भी कर रहे थे जीएमआर इन्फा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे चल रहे हैं, लेकिन अभी लार्ज कैप बैंक्स पे आपका क्या व्यू बन रहा है? अगर यहाँ एचडीएफसी बैंक अगर बाजार को नीचे खींच रहा है और अगर यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी परफॉर्म करता है, तो लार्ज कैप स्पेस जैसे एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन पर भी आपकी नजर है? बिल्कुल, देखिए 2 दिन का मौका है, एवरी फॉरेनर विल बाय these 3-4 स्टॉक्स। अब इसमें रीबैलेंसिंग है बिकॉज ऑफ वेटेज बेसिस, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग, फंडामेंटली इंस्टीट्यूशंस आर ओनली गेटिंग बिगर। और आप देखिए कितना ट्रांसपेरेंट आपके लिए ओपन एक मर्जर अनाउंस हुआ जिसकी कोई किसी को भनक नहीं थी। तो आई थिंक इट्स थम्स अप, ये अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। चारों शेयर लीजिए, मैंने डिम्पी जी को 4 दिन, 1 हफ्ता पहले भी कहा था, एचडीएफसी लाइफ, एएमसी एंड एचडीएफसी बैंक। अब तो आपको 3 ही लेने हैं क्योंकि एक की विले हो जाएगी 18 महीने, बट द अपॉर्चुनिटी लाइज। और इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर बिकॉज बोथ विल बी वाइंग फॉर अ शेयर ऑफ एचडीएफसी लाइफ, एंड इन लार्ज कैप आई एम वेरी बुलिश ऑन आईसीआईसीआई एंड एक्सिस बैंक। ओके, ठीक है सर। अंजलि जी, आपसे ये हीरो मोटो पे एक बार वापस रिविजिट करना बनता है। अशोक लेलैंड आपने बहुत अच्छा स्टॉक डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, आज फर्स्ट हाफ द ट्रेडिंग सेशन में भी बहुत बढ़िया चला। हीरो मोटो देखिए आप, 2100 समथिंग हो गया था नीचे, डेज हाई पे हीरो मोटो आता हुआ नजर आ रहा है, और 2350, वो सारा आईटी रिलेटेड, आईटी सर्चेज वाला मामला पूरा चला गया लग रहा है। शादियों का टाइम आ रहा है, गर्मियों का सीजन आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये कॉन्ट्रा, आपने कुछ स्टॉक्स पे तो कॉन्ट्रा कॉल दी थी, हीरो मोटो पे एक बार विजिट करेंगे प्लीज हमारे लिए? अजय जी, मैं उसमें एक्सक्यूज लूंगा क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज की उनसे रिलेशनशिप है, तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट सर। नो प्रॉब्लम। पीएसयू बैंक्स में हालांकि बैंक्स पे आपने बात की, बीओबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इन तीनों का नाम इसलिए लिया मैंने क्योंकि इवन आज ये ऑफकोर्स एक्टिव है आज के स्टॉक में, लेकिन लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में रिजल्ट्स काफी अच्छे दे रहे हैं। और मैं यूनियन बैंक के एमडी के साथ लास्ट वीक बात कर रहा था, आउटलुक बहुत ही कॉन्फिडेंट सा नजर आ रहा था। आपका कोई थॉट इन तीनों पे? बीओबी भी ऐड कर लीजिए इसमें। बिल्कुल, यूनियन बैंक हमारी टॉप पिक है 40 रुपए पे, ये 75 से कम मत बेचना। दिस इज द गोइंग टू बी द टर्न राउंड, जैसे कैन बैंक हुआ है वैसे यूनियन बैंक है। एक और शेयर आपको बता दूं जो मैंने पहले भी 60 रुपए पे कहा था, नई वैली लिग्नाइट, 8% डिविडेंड यील्ड है, और जैसे कोल का भाव बढ़ा है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कोल एंड लिग्नाइट प्लेयर, नई वैली लिग्नाइट का भाव 90 रुपए देगा। ये दोनों शेयर कैश के हैं, लेके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज फिर से बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। खैर इस बीच क्योंकि अब सबकी नजर इस बार मानसून को लेकर है, और मानसून की 2 बड़ी एजेंसीज, एक तो आईएमडी है, दूसरा स्काईमेट है। स्काईमेट प्राइवेट है, एमडी सरकारी है, तो उन दोनों का अपना अपना व्यू पॉइंट आता है। जेपी शर्मा ने हमसे आज बातचीत की, वो उनसे हमने पूछा भी कि कैसे उनकी एक्सपेक्टेशन है खासकर मानसून को लेकर। एक बार सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं।
स्काईमेट ने जो प्रिलिमिनरी मॉनसून जिसको कहा जाता है फोकास्ट, वो हमने फरवरी के महीने में दिया था। तो उसमें हमने बताया था कि मॉनसून नॉर्मल रहने की संभावना है। 21 फरवरी को हमने वो फोकास्ट दिया था। अभी हमारा जो डिटेल फोकास्ट है, जैसा कि हम मिड अप्रैल में देते हैं, तो अभी विद इन अबाउट नेक्स्ट 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर वो हम फोकास्ट कोशिश करेंगे इशू करने की, जिसमें कि डिटेल्स होंगी। तो इसलिए अभी से तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता कि हमारा फोकास्ट क्या है, पर जो प्रिलिमिनरी फोरकास्ट था, जिसमें कि काफी सारा डेटा यूज होता है, उसके हिसाब से हमारा फोकास्ट मॉनसून नॉर्मल का 2022 का है। इसके अलावा हमने जेपी शर्मा से भी पूछा कि जब सीएलएससी की रिपोर्ट ये कह रही है कि 122 साल में इस बार सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो उनका टेक वो भी जरा सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं इस पे। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वही हो, फर्क आ भी सकता है, क्योंकि बहुत सारा डेटा इसमें एस्टिमेट किया जाता है, जो अभी वाला डिटेल फोरकास्ट होता है इसमें, क्योंकि जो मॉनसून की फोरकास्ट के लिए जो भी डेटा यूज होता है, चाहे वो ओशनिक डेटा हो या सरफेस बेस्ड प्लेटफॉर्म हो, उनका जो जैसे जैसे हम मॉनसून के पास आते हैं, उसकी रिलायबिलिटी ऑब्वियसली पहले से ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि वो फेरबदल भी होते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ड्राउट लग रहा हो और पहले आप नॉर्मल बता दो, या अदर वे अराउंड के वही नॉर्मल लग रहा हो तो ड्राउट हो। इतने ज्यादा वेरिएशन एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कैटेगरी का थोड़ा एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, बट ब्रॉडली कोई इतना मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। जी, गर्मी तो जरूर जल्दी भी है और थोड़ा सामान्य से ज्यादा भी है, क्योंकि मार्च के महीने में ही ये काफी गर्मी देखने को मिल रही थी, शुरू हो गई थी, तो जो कि जल्दी है। जनरली ऐसे वाली कंडीशन जो मार्च में हुई थी इस बार, वो अप्रैल के महीने में देखने को मिलती है, तो सामान्य से ज्यादा गर्म जरूर रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता है। एक्चुअली मार्च का महीना पहले भी, जरूरी नहीं है कि ये एक्सेप्शनल है इस बार, बट हाँ, जो इतनी गर्मी देश भर में पड़ी है, या देश के काफी भागों में, जिसमें कि मध्यवर्ती भाग और उत्तरी भाग हैं, वो विशेषकर प्रोलॉन्ग्ड जो हीट वेव स्पेल है वो चल रहा है। चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात, राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव कंडीशंस अभी भी चल रही हैं और अभी चलती रहने की संभावना भी है। अगले 10-15 दिन कुछ ऐसा कोई विशेष कोई जिसमें राहत मिल जाए, ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये जरूर हम कह सकते हैं कि लगभग अनप्रेसिडेंटेड तो है। पहले ऐसा इतना लंबे स्पेल और इतनी जल्दी देखने को नहीं मिले, और आने वाले दिनों में इसके और तेज हो जाने की संभावना जरूर रहेगी। मानसून से पहले अप्रैल का महीना कहें जो अभी चल रहा है, और उसके बाद मई में भी हमें ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामान्य से तापमान काफी ज्यादा बने रहेंगे। ऑलराइट, तो ये आप स्काई मैच का रिएक्शन देख रहे थे कि जिस तरह से 122 साल में भीषण गर्मी का 122 सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है इस बार की गर्मी की प्रेडिक्शन पर। चलिए अब एक बार नरेश मीनानी से भी बात कर लेते हैं, उनके व्यूज देख लेते हैं कि वो आज मार्केट पर क्या व्यू बना रहे हैं जाते आते। नरेश, अगर ये सिर्फ एक छोटा सा ही एक प्रेशर था बाजार पर 300-400 पॉइंट्स का, तो यहाँ से अगर बाउंस अगर आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि आज अगर यहाँ से BTST करके जाना चाहिए और बाउंस जल्दी आएगा, या अभी आपको थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है? और साथ ही आपकी पिक्स क्या होंगी? ये मार्केट में मुझे इंडेक्स में मतलब व्यू नहीं रखना है, क्योंकि अभी हमें कंसोलिडेशन में जा रहा है। 17,700-800 का जो गैप था, 17,700 का स्टॉप लॉस है, तो तब तक ये होल्ड है। 17,700 के नीचे इंडेक्स वीक हो जाता है और ऊपर में 18,200 का रेंज है। तो ओवरऑल ये रेंज में निफ्टी ने एक रहना चाहिए कुछ दिनों के लिए। तो टाइम ये है कि जहां पे स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, क्योंकि जो काफी हैवी वेट्स है वहां पे सेलिंग है, जैसे HDFC बैंक जिसके भरोसे चला था निफ्टी, उसी पे गिरा है। सो ओवरऑल व्यू ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहे, और वहीं से मेरे आइडियाज भी है। तो अगेन लार्ज कैप्स में ही है, तो सबसे पहला बाई ऑन भारती एयरटेल, जो स्टॉक अभी बहुत ही क्लोज है एक नया ऑल टाइम हाई बनाने से। लास्ट 3-4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। अबाउट 785 स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ जाएगा स्टॉक में। सो यहाँ पे करंट भाव पे बाय बनता है, और डिप्स पे भी स्टॉप लॉस 755, टारगेट 850 शॉर्ट टर्म में। दूसरा है कोल इंडिया, जो एक मेजर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के ऊपर है। अगर वो 195 के ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 192 और टारगेट 215।
कोल इंडिया और साथ ही भारती एयरटेल, ये दो पिक्स रहेंगी और कंसोलिडेशन में बाजार लगता है नरेश मिरानी को। शुक्रिया नरेश इस जानकारी के लिए। चलिए एक बार इसी स्पेस से बात कर लेते हैं। कुछ अगर आप टेलीकॉम स्पेस को देखें, क्योंकि ये बात है कि जल्दी 5G रोल आउट को लेकर ट्राई की रिकमेंडेशंस आ सकते हैं, और आप अगर टेलीकॉम से जुड़े हुए इस स्पेस से एंसिलरीज और दूसरे स्टॉक्स को भी देखें, तेजस नेटवर्क जैसे काउंटर्स को देखें, उनमें भी एक अच्छा खासा सर्ज है। भारतीय एयरटेल पर भी व्यू दें अपना, और इस स्पेस में भी अगर कोई और आपको प्रेफर्ड पिक लगती हो तो। जी हाँ, देखिए भारती का सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है। बस एक कंसर्न ये लग रहा है इसमें कि जो इसके प्रीवियस हाइज हैं उस स्टॉक उसी के आसपास आके होल्ड कर रहा है। 760 770 की रेंज में आके पहले इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था और अभी भी उसी लेवल के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है। स्ट्रक्चरली वीक नहीं है, इट्स जस्ट दैट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है जहां पे आज ये ट्रेड कर ही रहा है, अगर इसी लेवल के आसपास क्लोज भी हो जाता है तो इसमें एक नया अपलेग शुरू हो जाएगा, अपमूव शुरू हो जाएगा, व्हिच कैन टेक द स्टॉक टू 800 लेवल्स। सो भारती विल रिमेन अ बाय। अगर पे ऑफ प्रोफाइल सही करना चाहें तो जरा सा डिप पे बाय करें, बेटर रहेगा। दूसरा स्टॉक जो इस सेक्टर में है, जो आपने बताया तेजस नेटवर्क, देखिए इसमें हमने काफी दिनों से एक रेंज में मूवमेंट देखा था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब जाके उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। सर्किट टू सर्किट स्टॉक है, इसलिए दिक्कत होती है कि अगर आप एंट्री कर लें, एंट्री करना भी मुश्किल होता है और एग्जिट कर पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको इसमें एंट्री मिले तो आप कर सकते हैं। एज पर द करंट ट्रेंड द स्टॉक कैन रन अप टू 550 लेवल्स आल्सो, बट बिटवीन द टू भारती वुड रिमेन माय फर्स्ट पिक। इनफैक्ट एक और बात है गाइज, आपने सब देखा होगा, इनफैक्ट सेकेंड डे इन अ रो है कि पावर स्टॉक्स बहुत जबरदस्त चल रहे हैं। आप बिलीव करिए या नहीं कि अगर उसके अंदर और स्टीम है नहीं, वो तो इंडिविजुअल कॉल है, लेकिन जितने भी पावर यूटिलिटी स्टॉक्स हैं, पावर जनरेशन कंपनीज, पावर ट्रांसमिशन कंपनीज, पावर ग्रिड कैटेगरी, टाटा पावर, एनटीपीसी, इनफैक्ट पावर प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन कंपनीज भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं। केईसी इंटरनेशनल इन पॉइंट, आज हमने केईसी इंटरनेशनल के मैनेजमेंट से बात की और उन्होंने कुछ पर्सपेक्टिव दिया कि क्यों पावर सेक्टर इतना फोकस हो गया है बाजार का इस समय और फंडामेंटली ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। आइए केजरीवाल जी से सुनते हैं। हमारा जो ऑर्डर इनटेक है खासकर सिविल और रेलवे में प्लस ट्रांसमिशन में काफी हद तक उसमें प्राइस वेरिएशन क्लॉज होता है, तो उसमें कस्टमर को पास ऑन हो जाता है मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स में। अब क्या है कि प्राइस वेरिएशन में इंडाइसेस एग्जैक्टली में होती है नहीं होती है, तो कुछ में कम होती है कुछ में ज्यादा होती है, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट आगे पीछे रहता है। फिक्स प्राइस ऑर्डर्स में कुछ इंपैक्ट रहेगा ही रहेगा। तो हमारे हिसाब से FY22 तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, FY23 में धीरे धीरे जो है मेरे हिसाब से पुराने ऑर्डर्स अब खत्म होते जाएंगे और नए ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है। जो 17,000 करोड़ जो हमने इस साल के ऑर्डर अनाउंस किए हैं उन सब का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा पॉजिटिवली। अब Q2 में आएगा कि Q3 में आएगा, वो डिपेंड करेगा किस तरह से मेटल प्राइसेस बिहेव करते हैं। इस साल में सिविल में काफी ऑर्डर आए, जैसे 17,000 में करीब 6,000 करोड़ ऑर्डर हमारे सिविल में थे, तो वो उसमें काफी ट्रैक्शन दिख रहा है, खासकर मेट्रो में है, पानी में है, प्लस इंडस्ट्रियल में देख रहे हैं हम लोग, सीमेंट और मेटल्स में, स्टील है, जिंक है, एल्युमिनियम, उन सारे सेक्टर्स में काफी ट्रैक्शन है। शुरुआत में काफी ट्रैक्शन रहा था मिडिल ईस्ट में, बीच में कुछ कम हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से तेल के दाम $100 के ऊपर चल रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि कुछ नए टेंडर्स वगैरह आ रहे हैं, खासकर अबू धाबी में और सऊदी में, तो वहां पे भी काफी ट्रैक्शन दिख रहा है। जुड़ी हो जाएगा ना, समझे? ठीक है, तो खैर यहाँ पे पावर स्टॉक्स के बारे में चर्चा हो रही थी और साथ ही साथ हमने स्काईमेट का व्यू पॉइंट भी बताया आपको। वो भी खुद मान रहे हैं कि ये बड़ा एबनॉर्मल है और आगे चल के 10-15 दिन आपको गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। हम लोग की बातचीत हो रही थी, जो हम लोग ट्रैक कर रहे थे कि बाजार देखिए भाप लेता है पहले से। वोल्टास और ब्लू स्टार लगातार हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट ट्रैक कर रहे थे मल्टीपल टाइम, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ये बार बार कॉल्स आ रही थी, जनरेट हो रही थी, स्टॉक्स चल भी रहे थे more than 3 weeks। एग्जैक्टली प्रियंका, इनफैक्ट इसके बाद बाजार ने अब इस पे आ गया आपके पावर स्टॉक्स पे। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत आज भी ब्लू स्टार 2% ऊपर है, वोल्टास ऊपर है। इनफैक्ट आपको याद होगा जब ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे 3 वीक्स बैक, उन्होंने कहा था कि जो भी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है उससे 5% हमारा ज्यादा ही है। एग्जैक्टली तो इतनी डिमांड आ रही है, ये समझने वाली बात है। Okay, बिल्कुल। कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं अब जाते आते कि किस तरह का एक्शन होना चाहिए आज, अब क्या कॉल लेके जानी चाहिए। मितेश, अगर आप बताना चाहें कि यहाँ पर कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है आज बाय करके जा सकते हैं, या फिर आप
को भी लग रहा है कंसोलिडेशन है और आप खैर स्विंग ट्रेड के हिसाब से तो कोई बाय कॉल आप सजेस्ट कर ही सकते हैं हमें? देखिए अभी आई थिंक बजाज ऑटो में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो 3795 के ऊपर बजाज ऑटो लिया जा सकता है। आई थिंक कल के सत्र के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3750 और टारगेट रहेगा 3860 के। तो आई थिंक बजाज ऑटो एक है जो आप रडार पे रख सकते हो। दूसरा है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर में भी सिमिलर ब्रेकआउट है, 649 के अराउंड आप ले सकते हो। बीटीएसटी स्विंग ट्रेड के लिए 640 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 660 का। तो दो ट्रेड है, एक बजाज ऑटो, दूसरा टीवीएस मोटर्स। ऑटो कंपनीज के अंदर भी कुछ ना कुछ मोमेंटम आपको दिखेगा ही। अब थोड़ी देर पहले अजय हीरो मोटोकॉर्प के बारे में मिस्टर भसीन से भी बातचीत कर रहे थे। टाटा मोटर्स के आज नया कर्व एक प्लेटफॉर्म आ गया ईवी का। ये वाले पॉइंट पे डिम्पी एक और मैं बात कहना चाहूंगा। टाटा मोटर्स तो आ गया 2350 पे। मितेश को बजाज ऑटो अच्छा लग रहा है। अशोक लेलैंड भी भसीन साहब ने ऑलरेडी दिया था, काफी अच्छा चला वो। और अगर हम कर्व के फुटेज आपको दिखा सके, बहुत ही शानदार गाड़ी होने वाली है। और पैसेंजर व्हीकल टाटा मोटर्स का वो एरिया है, ये देखिए 124 की तरह अशोक लेलैंड जाता हुआ। और हम आपको विजुअल्स कुछ लाएंगे, वो जो नया प्लेटफॉर्म ट्राई कर रहे हैं, ये देखिए, ये टाटा मोटर्स का है। टाटा मोटर्स 500 प्लस के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट होकर 400 आया था। एक साल का व्यू लीजिए। और यही तरह की गाड़ियां हैं, नेक्सॉन के अलग अलग फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और ये सब चीजें, जिससे एक महीने में 15%, एक साल का ग्राफ लेके आइए ताकि हम देखें कि 500 के ऊपर से कितना नीचे आया था, ऑल द वे टू लगभग 400। अब वहां से 450 आ गया है। और पैसेंजर व्हीकल में कुछ खास बहुत अच्छा कर रहा है। Hyundai को इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया है एज नंबर 2 पोजीशन इन पैसेंजर व्हीकल्स। तो ये तो हाल है। दो चीज इसके बारे में अजय मैं और जोड़ूंगा। ये ना 400 किलोमीटर कम से कम चलेगा जो गाड़ी आप इस प्लेटफॉर्म से लेके आएंगे। और अब तक जो गाड़ियां चलती हैं पैसेंजर व्हीकल्स में टिपिकली 250 पौने 300 किलोमीटर। तो अगर आप दिल्ली लेके जाएं गाड़ी तो बीच में एक बार चार्ज करनी पड़ेगी, 3 बार चार्ज करनी पड़ेगी। 1200 किलोमीटर हाँ, उससे थोड़ा ज्यादा ही है, तो 3 बार चार्ज करनी पड़ेगी। चल जाएगा। गोवा जा सकते हैं यहाँ से। हाँ, गोवा जा सकते हैं। बिल्कुल, मुझे समझ में आ रहा है कि प्रियंका का मूड पूरे गोवा वाला। नहीं, ये सुबह की डिस्कशन दीजिए, मुझे लगा फिर से लूप करनी चाहिए। एक्चुअली डिम्पी का बहुत मूड है, शायद वो अगले हफ्ते से छुट्टी भी ले रहे हैं, शायद कहीं हॉलीडेज पे कुछ आप आपने अपनी गाड़ी का वो आइस इंजन से ईवी की तरह मूड बनाया है अभी नहीं? जी नहीं, आई एम प्रीटी हैप्पी विथ माय पेट्रोल गैस कार। और मुझे इगतपुरी, गोवा, जाते रहते हैं, दिल्ली सोचता नहीं पड़ता कितने चार्ज पे जाना होगा। तो व्हाट अबाउट यू मितेश, आप ईवी गाड़ी का मूड बना रहे या नहीं? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, गुजरात में ट्रैफिक बहुत कम है, तो वी प्रीफर टू हैव अ 2-व्हीलर क्योंकि जल्दी पहुंच जाते हैं। क्या बात है, तभी आप बजाज ऑटो के स्टॉक पे भी बाइक कॉल दे रहे हैं। राजेश, यहाँ पे आपका क्या हाल है, पेट्रोल डीजल या ईवी? लेकिन हाँ, जरूर नेक्स्ट ईयर जरूर सोचेंगे, बिल्कुल ईवी व्हीकल पे शिफ्ट करेगी। देखिए, ये मैं देखना चाह रहा था कि हम 6 में से अगर एक का मूड बनने लगा है तो ये रिफ्लेक्शन है बाजार में क्या हो रहा है। 6 गाड़ियों में से एक ईवी हो गई है, राइट, विच इज 15%, छोटी बात नहीं है। और ये नंबर बढ़ेगा ही। तो ये हाल एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में भी होने वाला है। आगे चलते हैं, और कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है? आज ना मेटल्स के स्टॉक्स फिर भी ठीक है। वेदांता आप देखिए 3-3.5% ऊपर क्लोज कर रहा है। इनफैक्ट उसका सेकंड हाफ ज्यादा अच्छा है फर्स्ट हाफ के मुकाबले। राजेश जी, बीटीएसटी करना है कि नहीं करना, सेकंड हाफ ही देख के बता दीजिएगा। नहीं, मेटल में बिल्कुल बुलिश व्यू है। जैसा हमने सेल पे भी रिकमेंडेशन दिया है, तो हमें लगता है कि बीटीएसटी तो करना है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम अभी यहाँ पे बीटीएसटी के लिए जो स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ABFRL, F&O सेगमेंट में स्टॉक है। और ये स्टॉक में जिस तरीके की आज क्लोजिंग हो रही है, हमें लगता है ये स्टॉक को बीटीएसटी इवन 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाय किया जा सकता है। 317 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 335-340 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 312 का। और कैश सेगमेंट में जो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ग्रीन प्लाई का। ग्रीन प्लाई को हम यहाँ पे बीटीएसटी करने की सलाह देंगे। 226-227 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें 222 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं और टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में करीब 240 रुपए तक के।
ओके ठीक है, तो ग्रीन प्लाई को लेकर आपका बुलिश व्यू है। और इस बीच खैर एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अब धीरे धीरे करके कंपनीज अपना जो भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर उनको मिल रहा है वो पास ऑन कर रही हैं। उसमें एफएमसीजी बड़ी कंपनीज भी शामिल है, उसमें एचयूएल भी शामिल है। कृतिका ने कंपाइल किया है पूरा रिसर्च, पूरी रिपोर्ट, वो आपको बता रही है कि एचयूएल आखिर दाम क्यों बढ़ा रहा है और कितने बढ़ा रहा है। कृतिका बताएं आप। एफएमसीजी मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं और हमारे डीलर्स के मुताबिक इस बार जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो 2 to 8% की रेंज में है। तो अप्रैल में कंपनी ने जिन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए हैं वो है पियर्स, डव, रेक्सोना, हमाम सोप और इनफैक्ट सर्फ एक्सेल और व्हील पाउडर भी। तो जैसे कि पियर 75 ग्राम पैक जो पहले 49 रुपीज़ का था वो 51 रुपीज़ का है। डव 125 ग्राम का बिगर पैक जो पहले 300 का था वो 325 रुपीज़ का है। सर्फ एक्सेल 800 ग्राम पैक जो पहले 114 का हुआ करता था वो अब 118 रुपीज़ का है। और इसी तरह से व्हील 1 kg पैक जो पहले 63 का हुआ करता था वो अब 65 रुपीज़ का है। तो एचयूएल पिछले 6-7 महीनों से लगातार अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा रही है और अब तक उसने करीब 25 से 30% का प्राइस हाइक ले लिया होगा। और ये कंपनी इसलिए कर रही है क्योंकि वो खुद इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स को झेल रही है, जैसे कि पाम ऑयल कॉस्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पैकेजिंग कॉस्ट का प्राइस बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ रहा है। और हमारे डीलर्स के मुताबिक हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कस्टमर्स को और भी ज़्यादा प्राइस इंक्रीजेस को देखना पड़े। खुश है, एक बार इन्होंने जब दाम बढ़ाते हैं ना उसके बाद कम से कम एक प्राइस का बेस भी बनने लगता है। एक बार जरा चेक करेंगे, ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा? जी नहीं, इनफैक्ट एचयूएल में तो हमने एक बेस फॉर्मेशन देखा है 1950 1940 लेवल्स के आसपास, और वहां से जो टर्न अराउंड आया है वो सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे जाने का स्कोप नहीं है। अगर नीचे आता भी है तो इट लुक्स लाइक अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हियर, and on the upside 2200 2250 looks like a good level for Hindustan Unilever to touch in the coming days. ज़्यादा नहीं है। आज आईओएल की मैनेजमेंट हमारे साथ थी, उन्होंने बताया भी कि केमिकल्स में जो डिमांड का सर्ज आया है उसका बेनिफिट मिल सकता है। आईओएल केमिकल्स आज 11% ऊपर है। खुश, एक बार जरा बताएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए? लॉन्ग, इन जस्ट वन वर्ड द सिंपल आंसर इज लॉन्ग। जिस तरीके का हम इसमें रन अप देख रहे हैं, इसने ना ही अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस, इनफैक्ट आज तो अपने 200 DMA को भी क्रॉस करके एक हाई बनाया है। क्लोजिंग उसके नीचे हो रही है, बट बहुत ज्यादा चिंता का वो भी कारण नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके की हमने वर्टिकल रन इसमें देखी है उसके बाद हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आना तो देखिए बनता है। तो आईओएल सीपी अच्छा ही लग रहा है यहाँ से। इसी स्पेस में मैं एक और स्टॉक देना चाहूंगा एफआई में, विच इज नियोजन केमिकल। देखिए ये भी काफी समय से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ चल रहा है। तो एंटायर केमिकल स्पेस में ही हम बहुत अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं। और नियोजन की अगर हम बात करें तो एक अच्छे रनअप के बाद हल्का सा करेक्शन आया है, लेकिन अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास सपोर्ट लेके फिर से बाउंस करने के लिए रेडी हो रहा है। सो आईओएल केमिकल्स के साथ साथ नियोजन केमिकल्स भी एक स्टॉक है जो मैं आपके और आपके दर्शकों के रेडार पे लाना चाहूंगा। शानदार स्टॉक है वो, बहुत अच्छे फंड्स और इन्वेस्टर्स उसके अंदर इन्वेस्टेड हैं और कुछ डिस्कशन भी कर रहे हैं अपना रेज करने के लिए स्टेक। इसका आईपीओ 2 साल पहले आया था और ये बहुत बड़े बड़े अच्छे नए इन्वेस्टर्स के पास गए थे, नामी ग्रामी लोगों के पास बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद वन साइडेड जो स्टॉक चला है और मैनेजमेंट ने डिलीवर भी किया है, ऑफ कोर्स ये तो हो गया आपका स्टॉक नियोजन केमिकल्स। कुछ और ऑटो एंसिलरी की बात करते हैं। जमुना ऑटो के बारे में इन्होंने बात किया डिम्पी ने बहुत ही थोड़ी ही देर पहले। असाही इंडिया ग्लास देखिए, वो भी मारुति की और बहुत दूसरे बड़ी कंपनियों के लिए जो स्क्रीन होता है आपका ड्राइविंग के सामने वो बनाती है, और असाही इंडिया ग्लास 5.5% ऊपर है। राजेश, इसके चार्ट पे कुछ नजर आ रहा है आपको? तो बिल्कुल देखिए अजय जी, एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने पिछले 5-6 वीक में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन किया और डेली सेटअप के हिसाब से देखे छोटी टाइम फ्रेम पे तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी होते हुए दिख रहा है। तो असाही इंडिया में हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए हैं चार्ट में कंसोलिडेशन के बाद, अब ये स्टॉक में 500-510 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिखना चाहिए शॉर्ट टर्म बेसिस के हिसाब से। तो 455 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी 510 की अपसाइड के टारगेट के लिए।
ठीक है, इसके अलावा एक और सरकारी कंपनी है MMTC, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनी है। इसका आज मूवमेंट बहुत ही जबरदस्त है, ये आज 11% ऊपर जाके बंद हो रही है। एक बार खुश आप राजेश जी, एक बार आप ही चेक कीजिए MMTC सरकारी कंपनी 50 के ऊपर। तो बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन आज के सेशन में देखने को मिला, और जिस तरीके से आज स्टॉक अप 50, 100, 200 डे मूविंग एवरेज, तीनों मूविंग एवरेजेस को सरपास करके आज क्लोज करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है मोमेंटम और एक्सटेंड होगा। नेक्स्ट टारगेट इमीडिएट जो लगते हैं वो आना चाहिए, करीब 58 से 59 तक के अपसाइड के टारगेट यहाँ से आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखें। करंट लेवल पे अगर नया फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे 51 रुपए का स्टॉप लॉस रख के बाय किया जा सकता है। पावर कंपनीज में से एक और शेयर भी है कल्पतरू पावर। मितेश, एक बार कल्पतरू पावर को चेक करेंगे, 5-5.5% ऊपर है। ये काफी दिनों के बाद इस तरह के वॉल्यूम के साथ अब चलना शुरू हुआ है। हमने तो ज्यादा जल्दी इसको नोटिस नहीं करते थे। एग्जैक्टली, आई थिंक आपने बहुत सही पकड़ा है। ये प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है और मेरे हिसाब से अभी उसका नेक्स्ट जो टारगेट आएगा वो 452 का आएगा, और वो अगर सस्टेन कर लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 500 का। तो डेफिनेटली करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, खैर इस बीच क्लोजिंग होने को है, और कल निकुंज जी अपना एक व्यू पॉइंट भी रखेंगे रुचि सोया के FPO के बारे में। आप कल सुबह 8:10 पे उनका व्यू पॉइंट भी सुन पाएंगे। खैर इस बीच क्लोजिंग होने को है तो सीधा प्रियंका के पास चलते हैं, वो आपको पूरा कंपाइल करके बता रही है आज की क्लोजिंग कैसी है। प्रियंका बताएं आप। एब्सोल्युटली डिब्बी, देखिए आज क्लोजिंग जिस तरह से हम एक गैप डाउन के साथ खुले और दिन भर हमने वो प्रेशर फील किया। आपने भी शुरुआत में सुबह ही बताया था कि कुछ तरह से कॉल्स एंड पुट्स के डेटा को एनालाइज करके एक रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 17,800 जो एक बड़ा हमें सपोर्ट दिख रहा था वो एक आध बार ब्रीच हुआ, लेकिन उसके बाद भी बाजार ने उसे होल्ड किया हुआ है। जो आज बहुत क्लियरली सिग्निफिकेंटली स्पेसेस जिसमें एक्शन देखने को मिला, आप यहाँ देख भी पा रहे हैं। बैंकिंग स्पेस ने प्रेशर बनाया और उसका बड़ा लगाव से जो हमने मंडे को सोमवार से जो तेजी की शुरुआत हुई थी HDFC स्टॉक काउंटर्स को देखा। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, HDFC लाइफ, ये सारे स्टॉक्स में आपको आज अच्छी गिरावट दिखी। और HDFC बैंक जब वीक होता है, वेटेज बढ़ी है, तो जाहिर तौर पर बैंक निफ्टी पर प्रेशर पड़ता है। वो एक बड़ा रीजन मान रहे हैं रीबैलेंसिंग का, जिसके चलते आज आपको इंडेक्स पे हेवी वेट्स पर प्रेशर देखने को मिला। लेकिन इस बीच में आपको कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, मिड कैप स्पेस से आप बात करें, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी सारा देखने को मिला। तो चलिए एक बार उन गेनर्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने आज बाजार को क्लियर डायरेक्शन ऊपर की दी, स्ट्रेंथ को मेंटेन रखा। कोल इंडिया, जिस तरह से बड़ी बात ये निकल कर आ रही है, हम इसे एक बड़ी स्टोरी की तरह ट्रैक भी कर रहे हैं कि इस साल 122 साल की गर्मी जो है वो पिछले 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो उसको देखकर इस एंटिसिपेशन में कि इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा डिमांड होगी, सारे पावर स्टॉक्स बाजेंगे। कोल इंडिया बाजेंगे क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए यूज होगा। तो पावर रिलेटेड सारे स्पेसेस में आपको तेजी देखने होंगे। और आपके टॉप काउंटर्स में भी आप देखें, आपको FN हो चाहे निफ्टी हो, आपको ये काउंटर्स, आपको टॉप काउंटर्स दिखेंगे। NTPC, कोल इंडिया, टाटा स्टील, ये आपके 3 काउंटर्स थे जो आज गेनर्स थे निफ्टी पे। तो एक तरफ कोल स्पेस, दूसरी तरफ आपको दिख रहा है मेटल स्पेस जिसने तेजी मेंटेन रखी, और बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स आपको फार्मा में, सिलेक्टिव स्टॉक्स आपको फर्टिलाइजर में जैसे UPL जैसे स्टॉक्स, और टेलीकॉम स्पेस है भारतीय एयरटेल और उसी स्पेस के दूसरे काउंटर्स आज आपको बजिंग भी दिखाई दिए। एक बार FNO के स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं कि वहां किस तरह का एक्शन था। कुछ स्टॉक्स आपको ओपन अप थीम के फिर से आज एक्शन में दिखाई दिए। इंडियन होटल्स आपको फिर से आज एक्शन में दिखाई दिया। इनफैक्ट इंडियन होटल के साथ एक जो क्लियर सिनेरियो भी दिखा कि सारे टाटा स्टॉक्स में आपको, ऑलमोस्ट बड़े टाटा स्टॉक्स में आपको बाइंग दिखी, चाहे वो टाटा पावर हो, टाटा मोटर्स ने अपनी नई SUV लॉन्च करने की बात की, उसको लेकर बाजार ने एक एक्साइटमेंट दिखाई, लेकिन उसके बाद हमने उस पर प्रेशर भी देखा टाटा मोटर्स पर। लेकिन बाइंग आपको टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशन, इंडियन होटल्स, टाटा केमिकल, इन सभी स्पेसेस में फर्स्ट हाफ में क्लियरली दिख रही थी। उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड जरूर यहाँ चेंज होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा दूसरे जो स्पेस थे वो थे ओपन अप थीम के। आप FNO काउंटर्स में बात करें तो वहां पर आदित्य बिरला फैशन वीक हो, डेल्टा कॉर्प हो, यहाँ पर आपको फिर से आज तेजी देखने को मिली। तो सिलेक्टिव पॉकेट्स में आज काम हुआ। ऑयल, गैस, एनर्जी, फैट, गैस प्राइसेस फिर से हाइक हुए। हमने IGL, MGL यहाँ पर देखी तेजी। होटल स्टॉक्स में आपको अच्छा एक्शन देखा। इंडियन
हो, EIH एसोसिएटेड हो, ऑर्किड हो, इन सभी स्टॉक्स में आपको एक्शन देखने को मिला। तो ओवरऑल हम 17,800 एक सपोर्ट के पास ही बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 2 पॉइंट से ब्रीच करते हुए उसके आसपास ही आप बाजार निफ्टी को देख रहे हैं बंद होते हुए, लेकिन इसे एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन की तरह एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। और ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि अब बैंकिंग स्टॉक्स एक रन अप यहाँ से जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन आफ्टर सम कंसोलिडेशन। सो दिस इज ऑल फॉर क्लोजिंग कॉल्स फॉर नाउ। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश, मितेश पंचाल, राजेश पालविया, तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें समय दिया और अपनी कॉल्स हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई। इसी के साथ मुझे, डिम्पी और अजय को दीजिए इजाजत, लेकिन मार्केट से जुड़ा हुआ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ, बिजनेस जगत से जुड़ा हुआ सारा एक्शन और सारे न्यूज एंड अपडेट्स के लिए आप बने रहे ईच नाउ स्वदेश के साथ।